बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी को मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए क्लास आपके 11th की जीव विज्ञान की आपके प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। तो हम कंटिन्यू आपको प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर आपने यूनिट फर्स्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यूनिट सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन हमने फुल प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज इकाई 4 का सॉल्यूशन। तो इकाई 4 में हम लोग देखेंगे 2 अंकी और 4 अंकी प्रश्नों के उत्तर, जिसमें कि आपके अध्याय आ जाते हैं 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। ये 4 अध्याय का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपको पता होगा कि आपका जो पेपर बनने वाला है वो 90% आपका प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। तो हम आपको यूनिट बाय यूनिट सभी आपके जो यूनिट हैं 1 से लेकर के जितने भी यूनिट होंगे सारा यूनिट बाय यूनिट सॉल्व करवा रहे हैं। तो आपको 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी जितने भी यूनिट में क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल रहे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम लोग 2 अंकी प्रश्नों के उत्तर। तो 2 अंकी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा 2 अंकी क्वेश्चन हैं। उनमें चलिए पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा किण्वन क्या है लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किण्वन क्या है लिखिए। तो इसका आंसर आपको बताना है। किण्वन क्या है, इसको लिखना है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया को ऑक्सीकरण की आवश्यकता नहीं होती। ये क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। किण्वन क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ा जाता है। ये आपकी किण्वन की क्रिया कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपको अच्छे से डेफिनेशन लिख लेना है, आप नोट आउट कर सकते हैं। हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि बच्चों आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम यूनिट बाय यूनिट सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आप नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बाय आंसर सबके दे रहे हैं, चाहे वो 2 अंकी हो, 3 अंकी हो, 4 अंकी हो, सारे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जो वीडियो हम दे रहे हैं आपको, तो सारे यूनिट का सारे क्वेश्चन का मिल जाएगा। इसके पहले भी हमने आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थे, आपके बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, सही जोड़े, ये सब करवा दिए थे। इसके बाद के जो 2 अंकी, 3 अंकी है, इनके सॉल्यूशन कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो पेपर बनने वाला है वो प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका C4 पौधों की विशेषताएं बताइए। C4 पौधे क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं बताना है। अगर आपको बायोलॉजी की क्लास 11th की फुल सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। तो वंदना स्टडी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको सभी PDF सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है C4 पौधों की विशेषताएं। तो C4 पौधे क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से पौधे आते हैं? गन्ना, शरबत, मक्का, घास, ये आपके C4 पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि C4 पौधे क्या क्या होते हैं, इनमें क्या विशेषताएं होती हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। तो गन्ना, शरबत, मक्का, घास, ये C4 पौधे कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद आपको इसमें
पॉइंट 2 लिखना है C4 पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां क्रेंज शरीर रचना विज्ञान का प्रदर्शन करती हैं। यानी जो C4 पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, वो क्रेंज आकार की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है C4 पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता के साथ साथ गर्म और शुष्क परिस्थितियों में भी प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होते हैं। तो ये आपके जो C4 पौधे होते हैं कम सांद्रता के साथ गर्म और शुष्क परिस्थितियों में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। तो C4 पौधे की क्या विशेषताएं अच्छे से आपको नोट आउट कर लेना है, तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटीपी के कार्य बताइए। एटीपी के कार्य क्या होते हैं आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला आपको पॉइंट लिखना है, इसमें लगभग सभी जीवित जीवों के ऊर्जा चयापचय में एटीपी का एक अनिवार्य भूमिका निभाती है। जो एटीपी होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें आपका जो जीवित कोशिकाएं होती हैं जीवों में, उनमें उपापचय और के रूप में अनिवार्य रूप से भूमिका निभाती हैं। इनमें दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, सामान्य तौर पर एटीपी सेल के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं में एक सिंगलिंग अणु के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से देख लेना है और लिखते जाना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, झिल्ली के माध्यम से सोडियम और पोटेशियम के परिवहन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, प्रोटीन संश्लेषण में भागीदारी लेती है। तो एटीपी के पूरे कार्य आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको भी नोट आउट आप कर लीजिए, ठीक। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है या फिर आप किसी और यूनिट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे यूनिट वाइज यूनिट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारी मेहनत दिख रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी बायोलॉजी का जो आपको प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन दिया जा रहा है सबको प्रोवाइड होता जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन के कार्य बताइए। ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है, ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन्स है, इसके कार्य बताना है। तो ये इसके कार्य क्या होते हैं ऑक्सीजन के, तो ये मोस्टली पौधों में ही कार्य करता है क्योंकि ऑक्सीजन कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं। जिनमें बीज नहीं होते हैं उनके फल उत्पादन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने पर भी आपका ऑक्सीजन हार्मोन्स बहुत नियंत्रण करता है। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन्स के कार्य थे, तो इनको भी अच्छे से नोट आउट आप कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बीज भरे भंडारों को खोलने पर गर्मी निकलती है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। जो बीज भरे भंडार होते हैं उनको खोलने पर एकदम गर्मी निकलती है, इसका क्या कारण है ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भंडारों में बीज श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तथा इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे गर्मी यानी हीट निकलती है, जिसके कारण आपकी कमरा खोलने पर क्या होता है, गर्मी का एहसास होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए। श्वसन गुणांक क्या होता है इसको आपको परिभाषित करना है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपको सभी सॉल्यूशन के PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं श्वसन गुणांक को किसे कहते हैं। श्वसन गुणांक क्या होता है, प्रत्येक सजीव में उत्पन्न होने वाली श्वसन हेतु कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है तथा क्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। अतः श्वसन की क्रिया के अंतर्गत विमुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन तथा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन गुणांक क्या होता है, तो चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। श्वसन गुणांक होता है, श्वसन गुणांक बराबर होता है RQ बराबर होता है विमुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन का आयतन आपका क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। तो इसको अच्छे से आपको नोट आउट कर लेना है।
ये आपका श्वसन गुणांक का पूरा आंसर है। परिभाषित करना था आपको। श्वसन गुणांक क्या होता है? प्रत्येक सजीव में संपन्न होने वाली जो श्वसन क्रिया होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है और क्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन किया जाता है। यानी ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। इस श्वसन की क्रिया के अंतर्गत मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन और उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात ही आपका श्वसन गुणांक कहलाता है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। तो ये थे आपके यहाँ अब अपने 4 अंक की क्वेश्चन के आंसर। इसी तरीके से हम यूनिट वाइज यूनिट सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो सारे यूनिट का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल रहे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 4 अंक की प्रश्नों के उत्तर। तो अब हम लोग देखेंगे 4 अंक की जो प्रश्न है उनके आंसर। इसके पहले हमने 2 अंक के आंसर डाल दिए हैं, वो भी आपके फुल आंसर हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। पूरे आंसर सभी क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था C3 एवं C4 पौधों में अंतर बताइए। C3 और C4 पौधों में क्या अंतर होता है ये आपको लिखना है। तो इसमें से पहला अंतर लिखेंगे C3 पौधे और इसके बाद C4 पौधे। तो C3 में आपको लिखना है C3 पौधों को शांत मौसम के पौधे भी कहा जाता है। C4 पौधों को गर्म मौसम के पौधे कहा जाता है। जो C3 होते हैं वो शांत मौसम के पौधे कहलाते हैं, जो C4 होते हैं वो गर्म मौसम के पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है C3 पौधों की पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी की कमी होती है, लेकिन C4 जो पौधे होते हैं पौधों की पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको लिखना है C3 पौधों में अंधेरे प्रतिक्रिया मीसोफिल कोशिकाओं द्वारा की जाती है। बंडल म्यान कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है। C4 पौधे क्या होते हैं? C4 पौधों में अंधेरे प्रतिक्रिया मीसोफिल कोशिकाओं और बंडल शीत कोशिकाओं दोनों के द्वारा की जाती है। तो ये आपके C3 और C4 पौधे में अंतर क्या होता है अच्छे से आपको लिख लेना है, नोट आउट करते जाइए। हम डेली कहते हैं कि आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हम पूरे के पूरे आपको यूनिट बाय यूनिट हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी यूनिट में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सारे यूनिट बाय यूनिट और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है श्वसन की ग्लाइकोलिसिस क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, परंतु पायरुविक अम्ल तथा श्वसन के दौरान बने NADH2 का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। इसके लिए आवश्यक प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीकरण द्वारा जीव कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये श्वसन के लिए आपके किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका होती है ये आपको लिख देना है। तो ये अच्छे से आप तैयार करते जाइए। आपको पता होगा कि आपका जो पेपर बनने वाला है वो 90% आपका प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर आप चाहें तो लिख सकते हैं और उनको अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं, ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। तो अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। प्रश्न बैंक के सारे सॉल्यूशन हमने दे दिए हैं। इसके बाद हमारा रह जाएगा यूनिट 5। यूनिट 5 केवल रह जाएगा। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के देखेंगे। तो बायोलॉजी का आपका यूनिट 5 भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बायोलॉजी के सारे यूनिट हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, चाहे आपका 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, सारे आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ में ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आक्सी व अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। आक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है।
तो पहला आपको पॉइंट क्या लिखना है, ऑक्सीश्वसन श्वसन की वह पद्धति है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऑक्सीश्वसन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अनाक्षी श्वसन क्या होता है, अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनाक्षी श्वसन क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के सांस लेना अनाक्षी श्वसन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो ऑक्सी क्रिया होती है तो उसमें आपको भोजन की पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। और अनाक्षी श्वसन में क्या होता है, इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, थर्ड पॉइंट, इस क्रिया के अंत में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन अनाक्षी श्वसन में जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर होता है, अच्छे से हमने बता दिया है आपको। इसको आपको नोट आउट कर लेना है और तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको 4 पॉइंट भी लिख देना है, 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये थे ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। आंसर है इसका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसके कुछ कारक बाह्य होते हैं तथा कुछ भीतरी होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सीमाबद्ध भी होते हैं। तो इनमें से 3 मुख्य कारक हैं, बाह्य कारक, आंतरिक कारक और सीमाबद्ध कारक। बाह्य कारक में कौन कौन से आते हैं, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान और जल। ये आपके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आंतरिक कारक क्या होते हैं, पर्णहरण, प्ररस, भोज्य पदार्थ का जमाव। इसके बाद सीमांत में आ जाता है, सीमाबद्ध में प्रकाश संश्लेषण को इन सभी वस्तुओं की गति प्रभावित करती है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। तो ये सारे आपको पॉइंट लिख लेना है अच्छे से और तैयार कर लेना है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी जो हम क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो फुल आपको PDF वहाँ मिल जाएगी। अगर फुल PDF चाहिए तो आप वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर लिखिए। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और क्रेब्स चक्र क्या होता है, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन को आपको नोट आउट करते चलना है, अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी यूनिट में दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी और यूनिट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता दीजिएगा किस यूनिट का चाहिए। अगर किसी और प्रश्न बैंक का चाहिए, किसी और सब्जेक्ट का, तो वो भी आप बताइएगा किसका आपको चाहिए, फिजिक्स का चाहिए या केमिस्ट्री का चाहिए, तो वो भी हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि बायोलॉजी के जो हमारे यूनिट थे वो थे 5। इसके पहले हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा बचा है 5वां यूनिट, लास्ट यूनिट है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर किस चीज़ का आपको प्रश्न बैंक चाहिए आप बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर आपको बताना है। तो एक तरफ आपको ग्लाइकोलिसिस लिख लेना, एक तरफ क्रेब्स चक्र लिख लेना, ठीक है। इसके बाद पहला पॉइंट आपको लिखना है, ग्लाइकोलिसिस श्वसन की क्रिया में शामिल पहला कदम है और कोशिका द्रव में होता है। क्रेब्स चक्र साइकिल श्वसन की दूसरी प्रक्रिया है जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, ग्लाइकोलिसिस को प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्लूकोज के रूपांतरण के लिए पायरुवेट लैक्टेट में और इस प्रकार ATP का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र में एसिटाइल CaO का ऑक्सीकरण CO2 और H2O को में शामिल होता है। तो ये आपको पॉइंट लिख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है पायरुवेट में ग्लूकोज का टूटना और इसमें लिख देंगे CO2 में पायरुवेट का ऑक्सीकरण होना। तो ये थे आपके ग्लाइकोलिसिस
और आपका क्रेब्स चक्र में अंतर, तो इसको आप हम छोटा किए दे रहे हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर या कैसे भी आप लिख कर इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्सिक अम्ल को तनाव अम्ल कहते हैं क्यों? एब्सिक जो एसिड होता है उसको तनाव अम्ल क्यों कहा जाता है? एब्सिसिक जो अम्ल होता है वो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है। वृद्धि अवरोधक यानी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स है। यह पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने में सहायता प्रदान करता है, अतः इसे तनाव हार्मोन्स भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सिसिक अम्ल क्या होता है। ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स होता है। ये प्रतिकूल यानी कि जो पौधों को नहीं चाहिए वो वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने में भी सहायता करते हैं, अतः तनाव हार्मोन्स भी कहलाता है। यह बीज के अंकुरण को रोकता है, बीज को अंकुरित नहीं होने देता जल्दी, रंध्र के बंद होने को उत्तेजित करता है। रंध्र भी पेड़ के जो होते हैं वो बंद नहीं होने देता है, इसलिए एब्सिसिक एसिड को तनाव अम्ल भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है और तैयार कर लेना है। इनके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 7 में था। पहला क्वेश्चन है, श्वसन भागफल को परिभाषित करते हुए कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक बताइए। श्वसन भागफल की परिभाषा बताना है और कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का वह आयतन जो बाहर निकलता है तथा जितना आयतन ऑक्सीजन का अवशोषण होता है उसके अनुपात को श्वसन भागफल RQ कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन भागफल क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का वह आयतन जो बाहर निकलता है और जितना आयतन ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, दोनों का अनुपात आपका श्वसन भागफल यानी कि RQ कहलाता है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक होता है, श्वसन क्रिया में जब क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट हो एवं जब इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा हो तब श्वसन गुणांक RQ सदैव इकाई यानी कि 1 होता है, क्योंकि इस प्रक्रम में श्वसन में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का श्वसन में प्रयुक्त ऑक्सीजन के आयतन के बराबर होता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन है। दोस्तों, हम प्रत्येक वीडियो में आपसे कहते हैं कि नोट्स बनाते चलिए, सारे यूनिट का सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सारे नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि आपके जो पेपर आने वाले हैं वो 90% आपके प्रश्न बैंक से ही बनने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे से लिखते जाइए और उनको लर्न भी कर लीजिए, याद करते जाइए। जहाँ आपको दिक्कत पड़े या किसी क्वेश्चन में या किसी प्रश्न बैंक में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम दे देंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, चक्रीय व अचक्रीय फास्फोराइलेशन की तुलना कीजिए। चक्रीय और अचक्रीय फास्फोराइलेशन की तुलना करना, यानी कि तुलना मतलब अंतर बताना है दोनों में। चक्रीय और अचक्रीय फास्फोराइलेशन क्या होता है? पहला आपको पॉइंट लिखना है, इसमें जो चक्रीय होता है इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता, और जो अचक्रीय होता है इसमें आपको चक्रीय ऊपर लिख लेना, चक्रीय, और ये हो गया अचक्रीय। ठीक, तो अचक्रीय में आपको लिखना है ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चक्रीय में जल का उपयोग नहीं होता और अचक्रीय में जल का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है थर्ड वाला, इसमें केवल प्रकाश प्रक्रम होता है चक्रीय में, और अचक्रीय में इसमें प्रकाश प्रक्रम प्रथम प्रक्रम तथा द्वितीय प्रक्रम दोनों होते हैं। चक्रीय में आपका क्या होता है, NADPH2 का निर्माण नहीं होता, केवल ATP का निर्माण होता है, और आपका अचक्रीय में NADPH2 तथा ATP दोनों का संश्लेषण होता है। तो ये अचक्रीय व चक्रीय दोनों फास्फोराइलेशन की तुलना आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। साथ में बेल आइकन के बटन के साथ ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो यूनिट 5 का सॉल्यूशन जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड,
ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के मुख्य पदों को रेखीय निरूपण से समझाइए। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया क्या होती है, मुख्य पदों में आपको रेखीय निरूपण से समझाना है। तो ग्लाइकोलिसिस अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके बाद की जो आपकी पूरी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस का पूरा चक्र है, तो वो चक्र हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल से समझा के बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा है, 5 अंक का है, तो इसको अच्छे से आपको रेखीय निरूपण के द्वारा देखना है। तो हम आपको इस वीडियो का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कल दे देंगे। तो ये ग्लाइकोलिसिस की पूरी एनालिसिस यानी कि पूरा रेखीय निरूपण आपको नेक्स्ट वीडियो केवल यही क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे इसको पूरे चक्र को बनाना है, पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है श्वसन व दहन में अंतर लिखिए। श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो श्वसन क्या होता है, दहन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। एक तरफ श्वसन एक तरफ दहन लिख लीजिए। इसके बाद पहला पॉइंट इसमें लिखना है आपको, यह एक जैविक क्रिया है। यानी श्वसन क्या होती है, एक जैविक क्रिया होती है। दहन क्या होता है, यह एक रासायनिक क्रिया है। ठीक, सेकंड पॉइंट इसमें लिख देना है, यह सजीवों में होती है। दहन क्या होती है, यह सजीवों में नहीं होती। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जो श्वसन होता है इसमें कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन जो दहन होता है यहाँ पर एक ही चरण में एक साथ पूरी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट 4th नंबर आपको लिखना है कि श्वसन में यह क्रिया शरीर के ताप यानी कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और दहन की क्रिया यह उच्च ताप पर होती है। श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है ये अच्छे से आपको नोट आउट कर लेना है और ये तैयार भी करते रहना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम सभी आपके प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन का फुल PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फुल PDF अगर आपको चाहिए तो आप वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, आपके लिए यूजफुल हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल है तो आपके दोस्तों को भी होगा। तो दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाशीय श्वसन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रकाशीय श्वसन क्या होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। यह वह अभिक्रिया है जहां RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित होकर 3PgA के 2 अणुओं का गठन करता है और एक एंजाइम एबुलोज फास्फोट कार्बोजिलेज ऑक्सीजनेज के द्वारा उत्प्रेरित होता है। ये रिएक्शन आपको लिख देना है। यहाँ पर RuBP 3PgA के अणुओं में परिवर्तित होने की बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में एक फास्फोग्लिसरेट अणु बनाता है, जिसे प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। तो ये प्रकाशीय श्वसन की डेफिनेशन आपको लिख लेना है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न बैंक की किसी भी यूनिट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास 11th की बायोलॉजी के हमने सारे यूनिट लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। यूनिट 5 बचा है, यूनिट 5 भी हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। तो बायोलॉजी के आपके यूनिट 1 से लेकर 5 तक के सारे सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमने यूनिट 1 से ही पूरा सॉल्यूशन बताया हुआ है। यूनिट 1 का, सेकंड का, थर्ड का, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रश्न बैंक में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, रात्रि में शयन कक्ष में पौधों को नहीं रखना चाहिए, क्यों? रात्रि के समय पौधों को सोने वाले कमरे में नहीं रखना चाहिए, क्यों?
ये तो आप भी जानते हैं कि दिन के समय पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने लिए खाना बनाते हैं। इसके लिए पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। रात में ऐसा नहीं हो पाता। रात में श्वसन क्रिया तो पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन ऐसे में रात के समय ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो पाता। इस वजह से रात्रि के समय शयन कक्ष में पौधे नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश फास्फोरीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। प्रकाश का फास्फोरीकरण क्या होता है, ये आपको समझाना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पादपों की ऊर्जा संग्रहण क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसी को प्रकाश फास्फोरीकरण की क्रिया भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हरित पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर सरल अणुओं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश फास्फोरीकरण कहते हैं। तो ये आपका प्रकाश फास्फोरीकरण क्या है, ये इसका आंसर ऐसे लिख देना है। तो ये हो गए आपके 5 अंक की क्वेश्चन के आंसर। तो आपको अगर किसी भी आंसर में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें हम ग्लाइकोलिसिस की क्रिया का पूरा आपको चक्र अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको टेंशन नहीं लेना है। ग्लाइकोलिसिस का वीडियो हम नेक्स्ट आपको दे देंगे, क्योंकि अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोलिसिस आपको तैयार भी कर लेना है, ठीक। तो दोस्तों इसके बाद अब हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा यूनिट 5 का सॉल्यूशन। तो यूनिट 5 में आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देंगे। इसके पहले यूनिट 1, 2, 3, 4 अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन के बटन में ऑल में क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर ले। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां पर आपको सभी प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के PDF दिए जा रहे हैं। तो वहां भी आपको सभी क्वेश्चन के प्रश्न बैंक मिल जाएंगे फुल सॉल्व। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।